तो हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज ये उसका थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इक्वल चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, क्यू है, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है, चार कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं ए बी सी डी, ठीक है, कॉर्नर है स्क्वायर के जिनकी लेंथ है ए, और हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, ठीक है, चार्ज अगर जो बी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये बनाया हमने एक स्क्वायर, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसमें, हम इनके नाम दे देते हैं कॉर्नर्स के, ए बी सी और डी। सपोज करो यहाँ पर हमारा चार्ज Q1 पड़ा है, ये भी प्लस Q है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 पड़ा है, ये भी प्लस Q है, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है Q3, ये भी प्लस Q है, और ये यहाँ पर एक चार्ज Q4 पड़ा है, ये भी बच्चों प्लस Q है, ठीक है। अब हमें ये कह रहा है कि जो चार्ज ये Q2 जो यहाँ पे रखा हुआ है ना प्लस Q, इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है हमें वो बताना है, ठीक है। अच्छा, और इसकी ना जो लेंथ है स्क्वायर की, वो हमें हर एक इसकी जो लेंथ है हर एक साइड ए दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब हम यहाँ बताएंगे, देखो क्या होगा, हमें पता है कि चारों के चार चार्जेस क्या है यहाँ पर पॉजिटिव हैं। इसका मतलब सारे के सारे कैसे हो गए, लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब यहाँ पर एक दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब देखो बी पर निकालना है, तो ये जो Q3 है, सपोज करो कि ये बी Q2 चार्ज पर प्लस Q पर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है बच्चों, और ये है हमारा F4, ठीक है। इसी तरह से F4 नहीं F3 बोलेंगे इसको हम लोग, क्योंकि थर्ड चार्ज अप्लाई करता है। और इसी तरह से इसके ऊपर Q2 के ऊपर इस Q1 चार्ज जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसकी वजह से फोर्स लगता है बच्चों रिपल्सिव, F1 लगता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो एक और फोर्स लगेगा बी पर जो चार्ज रखा है, डायगोनली लगेगा, ये BD, ठीक है, इससे एक डायगोनल इसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q4 रखा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लगता है रिपल्सिव वो भी क्या होगा, F4 होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर एक ध्यान से देखो आप, क्योंकि ये देखो ये जो लेंथ है BC ये भी इक्वल है, और B का A से भी डिस्टेंस सेम है, दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब जो हमारे पास ना यहाँ पर F3 और F1 फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस की बच्चों मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी एक दूसरे से, ठीक है, बोथ विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, देखो K चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, Q इंटू Q, मतलब कि Q का स्क्वायर, ओवर में क्या आएगा, दोनों का डिस्टेंस देखो क्या है बच्चों, A स्क्वायर, ठीक है। ये आपने रिलेशन पढ़ रखी है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मैंने K पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन को डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ से ना जो ये फोर्स लगेगा, ठीक है, यहाँ से एक F1 फोर्स भी लगता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो फोर्स F4 होगा बच्चों, इनके साथ इसकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल की लेंथ कुछ और होगी। अगर आप निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपको पता है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, इसका जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें पता है बेस में भी a है, ठीक, इसका भी स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर में भी क्या a स्क्वायर, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 2a स्क्वायर। अब ये BD स्क्वायर था, इसका आपको स्क्वायर खत्म करना है, तो आप दूसरी तरफ क्या लोगे बच्चों, √a ले लोगे, 2a का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। अब जब आप करोगे तो आपको पता है √2 का तो √2 रहेगा, बट a के स्क्वायर से उसका ऊपर का वो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, √a आ जाएगा। तो डायपोल की लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास √2a, ठीक है। अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमें पता है कि इस पॉइंट B पर ना Q1 और Q2 जब भी एक पॉइंट पर दो तरह के फोर्सेस बच्चों एक्ट करते हैं ना, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होकर जाता है। परपेंडिकुलर देखो, अगर आप देखोगे इन दोनों में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का, और अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, मतलब इसको क्या करोगे, इक्वली बीच में से बाइसेक्ट करोगे, तो ये वैसे तो एंगल पूरा 90 है, अब ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी मुझे F4 के साथ क्या करना पड़ेगा, प्लस कर लेना पड़ेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप क्या करो, हमने ये दोनों निकाल लिए थे, अब हम निकालते हैं F4 निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो जब आप F4 निकाल लोगे, F4 के लिए K तो क्या ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो चार्जेस क्या हैं,
दोनों में क्या है, वही क्यू चार्जेस आएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो आप अब ये भी निकाल सकते हो, क्या आएगा, क्यू इंटू क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और नीचे अब डिस्टेंस देखो कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी के क्यू का स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2a इंटू अंडर रूट 2a। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी के क्यू स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और a इंटू a क्या हो जाएगा बच्चों, a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया F4 का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना है बच्चों, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ये F4 निकाल लेंगे, है ना, सॉरी FR निकाल लेंगे। चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। अब हमें पता है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों के दोनों F1 और F3 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, F1 का होल स्क्वायर प्लस F3 का होल स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 कोस थीटा। अब हमें पता है यहाँ पर कोस थीटा जो है हमारा, ठीक है, ये एंगल थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। एंड यू वेरी वेल नो कि कोस 90 हमारे पास कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 है यहाँ पर, और कोस 90 हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। तो ये तो पूरा ही प्रोडक्ट 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बचा उसके हिसाब से हम वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, हमें पता है F1 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, F1 की जो वैल्यू होगी ना वो रखूंगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसको देखो ऐसे करेंगे, ये अगर ये दोनों इक्वल हैं तो जब मैं FR निकाल लूंगा ना इसका बच्चों, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, F1 स्क्वायर, दोबारा लिखते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब दोनों की आप वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। अब आपको पता है, सॉरी ये F3 है ना, हम ना यहाँ पे क्या करेंगे, F3 को भी, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो इसको भी यहाँ पे F1 रख लेंगे बच्चों। अब ये अंडर रूट में कितना आ गया, 2F1 होल स्क्वायर, समझ आ गया आपको। अब यहां से देखो क्या होगा, इससे अंडर रूट, देखो ये जो 2 है हमारा, अंडर रूट 2 तो ऐसा रहेगा, बट F1 का जो स्क्वायर है इससे F1 के ऊपर का अंडर रूट चला जाएगा, तो हमारे पास बच्चों यहां से FR की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2 F1 आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 इंटू F1 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। अब नेट, ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब नेट फोर्स निकालना है आपने। अब आप नेट फोर्स के लिए क्या करोगे बच्चों, आप करोगे F4 और FR को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे दोनों को, ठीक है। अब देखो FR की जो F4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर, और FR की हमने वैल्यू कितनी निकाल ली है, अंडर रूट 2 के क्यू स्क्वायर ओवर बच्चों a स्क्वायर आती है, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, यहां से जो आपके पास ना कॉमन आता है आप वो कॉमन ले लो। अब देखो इधर भी के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर है, इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर। अब यहां से ये पूरा कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया बच्चों, 1, और इधर से देखो हमारे पास कितना बचता है। अच्छा एक चीज और है, इधर 2 था नीचे, इधर 2 नहीं है, तो 2 हम कॉमन नहीं लेंगे, इधर से हमारे पास कितना बचेगा, ए स्क्वायर, ये आ गया, इधर से 1/2 बच गया, देखो यहां से इस वाले पोर्शन से 1/2 बच गया, और यहां से बच गया बच्चों अंडर रूट 2। अब अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हो, के क्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, ये आएगा 1 प्लस 2 अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से अगर आप चाहो तो आप के की वैल्यू इसमें पुटअप कर सकते हो, क्या वैल्यू आएगी देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे ए स्क्वायर भी आएगा और ऊपर का क्या आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बच्चों, और यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें एक मेटालिक स्फीयर दिया गया है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना 4 पाथ दिखाए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, हमें ये बताना है कौन सा पाथ करेक्ट है और वो क्यों करेक्ट है, ठीक है। उसका रीजन भी हमें साथ में उसके लिए वो करना है बच्चों, ठीक है, बताना है। अब देखो आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर, वो क्या रहती है बच्चों, 0। और अगर मेटालिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, 0 होती है। इसका मतलब अंदर की तरफ तो मेटालिक कंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, है ना, तो अंदर से नहीं होकर गुजरनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आपने पढ़ा है कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से निकलती हैं, ठीक है, नेगेटिव से एंटर करती हैं। तो ये जो होती है ना नेगेटिव से ऐसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। और ये रेडियली इनवर्ड होने के साथ साथ बच्चों दे आर आल्सो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी होती हैं सरफेस के, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, ऐसे निकलती हैं बाहर की तरफ, और ये भी क्या होती है 90 डिग्री होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें से 4 पाथ दिए गए, हमें बताना है सही कौन सा है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना सेकंड केस में, थर्ड केस में और फोर्थ केस में, मैंने क्रॉस क्यों किया, क्योंकि तीनों के केस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में से होती हुई दिखाई गई हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से देखो जो नंबर 1 है हमारा, ठीक है, नंबर 1 देखते हैं सही है या नहीं। नंबर 1 के केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ से होकर नहीं गुजरती हैं। सेकेंडली अगर आप देखोगे ना तो दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है इस मेटालिक कंडक्टर के, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो पाथ 1 होगा वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है बच्चों। इसके लिए आप रीजन क्या दोगे, आप लिखोगे पाथ आप लिखोगे इसके लिए पाथ फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड inside a metallic conductor is 0. Next question है, the electric field introduced in a dielectric when placed in an external field is 1/10 times the external field. हमें परमिटिविटी बतानी है डायलेक्ट्रिक की कितनी होगी। देखो इसने क्या कहा कि ये कह रहा है कि ना हमारे पास ना कोई डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, और इस डायलेक्ट्रिक को ना हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, मतलब रख दिया। तो ऐसा करने से क्या होता है, उसमें ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इंड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो उस एक्सटर्नल फील्ड के 1/10 टाइम्स होगी। तो हमें क्या बताना है, रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है डायलेक्ट्रिक की कितनी होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, कैपिटल के से भी करते हैं, एप्सिलॉन आर लिखेंगे। और ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन फ्री स्पेस, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स द एक्सटर्नल फील्ड, है ना, एक्सटर्नल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो आप लोग। अब ये देखो इसका फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डायलेक्ट्रिक जो मीडियम दिया गया उसका कुछ ना कुछ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, सो अदर देन एयर और वैक्यूम हो गया, तो यहाँ पर हम इसमें से ना वैल्यू निकाल लेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड, तो ये हो गया एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोड, ठीक है बच्चों। और इंटू क्या आएगा, जो चार्ज है हमारे पास Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस ऐसे इधर से लिखेंगे 1/10 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ठीक है, इंटू Q बाय क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब जो कटता है काट दो, Q से Q कट गया हमारा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नोड से 4 पाई एप्सिलॉन नोड चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू 1/10। तो ये देखो हमारे पास यहां से एप्सिलॉन आर मतलब कि परमिटिविटी ऑफ द डायलेक्ट्रिक कितनी आ गई,
10 आ गई बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर ना हमें 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं जो एक मीडियम में रखे गए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें पता है 5 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं। इनके बीच में ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लगता है, तो हमें ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इनके बीच में जब हम इनको सेम डिस्टेंस r पर रखें, वैक्यूम में रख दें बच्चों, तब कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो हम यहां पर क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज हो गया Q1, एक चार्ज हो गया Q2, और ये दोनों सपोज करो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर पड़े हैं, और इन जो मीडियम है जिसमें ये पड़े हैं उसका बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि k की वैल्यू हमें 5 दे दी, या एप्सिलॉन r भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां से हमें फोर्स का पता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है, जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू k। ठीक है, एप्सिलॉन r भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ना ये हम ऐसा करते हैं, इसी में वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इस k की जगह ना यहाँ वैल्यू पुट कर दो अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट में करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ऐसा करते हैं 1/5 अलग ले लेते हैं। ठीक है, k की वैल्यू मैंने अलग से रख दी, और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों, इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर आ गया। ठीक, हम ये फ्री स्पेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन स्पेलिंग होते हैं ये वैक्यूम में या बच्चों फ्री स्पेस में। ठीक है, हमारे पास जो मतलब परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट रखते हैं हम लोग। ठीक है, सो यहां से हम फोर्स निकालेंगे F डैश, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर बच्चों मैंने k की जो वैल्यू थी ना 1/5 रखी हुई है। ठीक है, जो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये इतनी वैल्यू यहां पर देखो बिल्कुल सेम है ये वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां से हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी हमारे पास f इज इक्वल्स टू, देखो ये 1/5 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है बच्चों, और ये जो पूरी f डैश की वैल्यू थी ये इसके साथ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो देखो जब आप यहां से अब f डैश की वैल्यू निकाल लोगे तो ये क्या आएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल बी 5f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 6 सेंटीमीटर पर मूव कर रहा है, जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं रेस्ट से, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, इतनी हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई है, तो हमें टाइम ऑफ इंटरवल जो है उसका वो कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो हमें पता है कि यहां पर ना इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्यूशन करते हैं, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, यहां पर ना जो हमारे पास बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आएगी उसकी u, वो क्या आएगी 0। ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हमारे पास, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम गिवन है, और हमें इसमें डिस्टेंस भी गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करो मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, तो जब आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और हमें टाइम ऑफ इंटरवल t निकालना है। ठीक है, तो देखो आपको ना एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू ma, रिलेशन पढ़ी है आप लोगों ने, यहां से आप एक्सेलरेशन का ना फॉर्मूला निकाल लो कितना आएगा। अब देखो a यही रहेगा,
m नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो हियर विल बी a विल बी इक्वल्स टू f बाय m। ठीक है बच्चों, और यहां से अगर आप देखोगे ना तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है f इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पर चार्ज हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, तो ये रिलेशन आएगी f इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, ये f की वैल्यू यहाँ a इस पे रख दो, तो क्या आएगी, देखो a की वैल्यू आएगी, जब आप यहाँ ना ये f की जगह ये वाली वैल्यू रख दो ई ई, सो इट विल बी ई ई ओवर m। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब मास इलेक्ट्रॉन का पता ही होगा आपको, इट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 32/91 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की एक इक्वेशन लगाओगे और वो हम यूज करेंगे s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 0। तो हमारे पास अब देखो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, या पहले हम ऐसा करते हैं, यहां से ना t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको करते हैं, देखो तो ये हो गया हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे इट विल बी t स्क्वायर एंड इट विल बी 2s बाय a। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आप इसका स्क्वायर खत्म करोगे, इट विल बी 2s बाय a अंडर रूट। ठीक है, अब आप इसके अंदर सारी वैल्यूज रख दो बच्चों, तो ये आई थी हमारे पास 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कितनी आई है हमारी 32/91 इंटू 10 टू द पावर 16। इस सारे का क्या है बच्चों, अंडर रूट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर ना हमें क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, वो किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने गोज लॉ पढ़ा है। ठीक है, अब गोज लॉ हमें क्या बताता है, ठीक है, गोज लॉ हमें ये कहता है कि किसी भी ना एक इलेक्ट्रिक किसी भी क्लोज सरफेस से, ठीक है, गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ds इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, जितना उस सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड या एनक्लोज होता है उसके वो 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज होता है ना उसमें जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। ठीक, तो अब यहां से आप क्या करोगे कि देख लो, अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक किस किस पे डिपेंड करता है वो। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे पास एक तो चार्ज पर कि कितना चार्ज है अंदर। ठीक है, और दूसरा बच्चों वो डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, मीडियम की कितनी है। तो इन दो चीजों पे वो डिपेंड करता है। अब जहां ये आंसर मिलेगा वो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बिल्कुल एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखो हमें ना 3 पॉइंट चार्जेस दिए हैं। ठीक है, ये स्पेस में रखे हुए हैं, ये इन सब की वैल्यूज हैं। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ स्फीयर ऑफ 5 मीटर रेडियस विद सेंटर एज 0 बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन का भी देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में ना यहां पर माइनस आएगी ये पावर। ठीक है, अब मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा कि अगर आप यहां पर माइनस भी ले लेते हो तब क्या होगा, अगर आप इसको पॉजिटिव भी रख देते हो पावर को 10 की तब आंसर क्या आएगा। पहले जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना नेगेटिव वाला वो हम करते हैं। अब देखो इसके लिए हम करेंगे कैसे। ठीक है, अब यहां पर ना अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या तीनों के तीन जो पॉइंट्स हैं हमारे वो उनके कोऑर्डिनेट के हिसाब से क्या वो स्फीयर के अंदर लाई करेंगे। क्योंकि ना जो गॉसियन सरफेस होता है वो बेसिकली क्या, गॉसियन लॉ बेसिकली क्या कह रहा है, वो यही तो कहता है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से पास होता है ना उस सरफेस में जितना भी चार्ज अंदर होता है वो उसके 1/ε0 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें ये क्या कह रहा है कि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है ओवर अ स्फीयर
5 मीटर रेडियस का और सेंटर होना चाहिए 0 0। ठीक है, तो अब पॉइंट्स को कैसे चेक करोगे कि चार्ज अंदर है, क्योंकि वो अंदर के चार्ज पर डिपेंड करेगा, बाहर चाहे चार्ज रखो ना रखो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, अंदर के चार्ज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो इसका भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी एक कोऑर्डिनेट 0 है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये स्फीयर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप क्या करोगे, हमारे पास गोस लॉ की एक्सप्रेशन आती है, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप इसको इनसाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, इनसाइड कर देते हैं, या आप क्यू एनक्लोज भी बोल सकते हो बच्चों, दोनों ही कह सकते हो आप। फिलहाल मैं यहाँ पर इनसाइड लिख सकता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब आप इसमें टोटल चार्ज निकाल लो, तो क्यू इनसाइड निकाल लो टोटल। ठीक है, कितना आएगा, या क्यू नेट निकाल लो टोटल चार्ज कितना आएगा, तो वो क्या आएगा, तीनों का सम कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब आप तीनों की वैल्यूज रखो, देखो आप क्या रखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें से क्या करोगे, 10 टू द पावर -8 को कॉमन ले लो, तो आपने कॉमन ले लिया, अब अंदर आपके पास क्या बचा, 5 प्लस 7 -6। ठीक है, अब जब आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, देखो। ठीक है, अभी आपके पास कितना आएगा, 5 और 7 हो गए 12, 6 गए तो 6 बच गया इंटू 6। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें अब करना कैसे है, देखो यहां पर ना, अब आप क्या करोगे, इसको ना वैल्यू में पुट करो, इसमें पुट कर दो, ये क्यू नेट, क्यू इनसाइड, ये क्यू नेट। ठीक है, यहां पर पुट कर दो, टोटल चार्ज कितना आता है, देखो क्या आएगा, ऊपर कर देते हैं यहाँ। सो इट विल बी 5 इक्वल्स टू, तो क्यू नेट हो गया हमारा 10 टू द पावर -8 इंटू 6। ठीक है बच्चों, और डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नोड की वैल्यू से, एप्सिलॉन नोड की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है ये वैल्यू। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 6 इंटू 10 टू द पावर -8, इसका पॉइंट हटाओगे, ऊपर चला गया 10 टू द पावर 3, और ये हो गया आपका 8854 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको भी आप ऐसा करो, इसको भी ना आप ऊपर ही ले जाओ पावर को। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका, यहां पर देखो क्या आ गया, नीचे माइनस में थी, ऊपर जाकर ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आप टोटल करो, देखो अब जब आप ना इस इतनी वैल्यू को बच्चों डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ऑन डिवीजन ये आपका आंसर आएगा 0.000677। ठीक है, इनटू, अब यहां पर आपको ये वैल्यू सारी ऐड करनी है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, -8 प्लस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, प्लस 12। ठीक है, तो ये आपका बच्चों आएगा यहां से 0.000677 इंटू 10 टू द पावर, ये बनेगा बच्चों आपका 3 नहीं बनेगा, ये आपका 7 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आएगा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करोगे, पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, जितना राइट की तरफ शिफ्ट करोगे उतना 10 टू द पावर नेगेटिव में लोगे। अब देखो 1 2 3 4, इसके बाद लगेगा, सो 6.67 इंटू 10 टू द पावर 7 तो था, राइट की तरफ चले 4 तक तो -4 करेंगे, और आंसर आएगा 6.7। ठीक है, 7 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं पर ना अगर आप क्या करते इस क्वेश्चन के अंदर ना, यहां पर, ठीक है, ये पावर अगर आप प्लस ही लेकर कैलकुलेट करते तब आंसर क्या होता। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये पूरा रब कर देता हूं। ठीक है, देखो चलिए, अब देखो इसमें वैल्यूज रखते हैं हम लोग, यहां पर प्लस मानकर कर रहा हूं बच्चों में। ठीक है,
देखो अब आप कैसे रखोगे, 5 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, और ये प्लस आएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -8 और -6 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो ये यहां पर पावर प्लस में चलेगी माइनस में चलेगी, तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और आप क्या करो यहां पर ना, यहां से कॉमन ले लो, ये 10 टू द पावर -8 कॉमन आ जाएगी बच्चों, और अंदर जाएगा 7 -6। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, ये आएगा बच्चों आपका 5 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, और ये आएगा आपका प्लस, देखो यहाँ ये तो 1 हो गया, मतलब ये आएगा 1 बाय ऐसे आएगा ना, 10 टू द पावर -8 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे, ये रब कर लेते हैं ना सारा। हाँ, अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे ऐसे 5 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको 1 बाय आप 10 टू द पावर 8 कर लो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। ठीक है, या तो आप क्या करो, इसकी पूरे की ना वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1 से डिवाइड कर लो ये पूरा। ठीक है, और या फिर आप क्या करो, इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से लिख लो। वो कैसे लिखोगे, देखो जैसे आपके पास ना 10 टू द पावर -8 है, ठीक है, इसको आप ना ऐसे करके लिखो, 10 टू द पावर -8 को ना मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, किससे, 10 टू द पावर 8 से यहां, और 10 टू द पावर 8 से यहां, इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, अब ये देखो आप क्या करोगे। ठीक है, आपको करना है इसको ऐसे मल्टीप्लाई, -8 है ना, तो -8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर -8 है तो -8 रखेंगे बच्चों। ठीक है, अभी देखो कितना बनेगा, ये बन गया आपका, जब आप इसको ना वो करोगे मल्टीप्लाई, पावर ऐड होती है, मतलब -8 और ये नीचे नेगेटिव थी, ऊपर ले जाओ उसको, 10 टू द पावर 8 हो जाएगी। अभी देखो कितना हो गया, 10 टू द पावर -16 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों लगभग जीरो होगी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, और जब आप इसको जीरो मानकर ना इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी, है ना। इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन से अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो ये जीरो के बराबर आ रही है, तो यहां से हमारा जो आंसर आया वो आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या करोगे, यहां पर आप इसको लिखोगे, ये आ गया आपका चार्ज, मतलब इतने कूलम का चार्ज आ गया। अब आप इसके लिए फाई की वैल्यू निकाल लो, इट विल बी क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी आई है, एंड दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, नीचे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये पॉइंट हम इसका हटाएंगे और ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, और यहीं पर ना मैं साथ में क्या करता हूँ, 10 टू द पावर 12 भी पॉजिटिव में ऊपर करके लिख देता हूँ, तो नीचे आ गया 8854। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इतनी वैल्यू को ना, ये इतनी वैल्यू को डिवाइड कर लेना। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड करके आएगा ये 0.0000565। ठीक है, इनटू, अभी देखो 8 और 3 11, 11 और 22 आप ऐड करोगे तो 10 की पावर बन गई आपकी 23। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ना इसका पॉइंट शिफ्ट कर दो। ठीक है, देखो क्या होगा, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो आपका आंसर आएगा 5.65। कितना मूव किया, 4, तो 23 में से अगर आप 4 माइनस करते हो तो आपका आता है 19। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये बच्चों आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव रखकर भी सॉल्व करते हो।
ठीक है, ये मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि मोस्टली यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और इसका आंसर ये आता है माइनस रख के, ठीक है, मतलब प्लस दिखा रखा है यहाँ पर, जबकि यहाँ क्वेश्चन में इन ऑप्शंस के हिसाब से माइनस में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, और इसको आप यहाँ से करना।